गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण का पत्र लेखन पाठ 28 पढ़ाएंगे। पत्र लेखन। तो पत्र लेखन तो वैसे तो आप लोगों को पत्र लेखन आता है, बताया गया है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया है। तो पत्र लेखन लिखना भी एक कला है, पत्र लिखना भी एक कला है। सुंदर और प्रभावशाली पत्र लिखना भी एक कला है, जिसे निरंतर अभ्यास से निखारा संवारा जा सकता है। जिन लोगों ने इस कला को निखारने का पर ध्यान दिया, उनके पत्र आज भी लोग चाव के साथ पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। इन पत्रों का संसार भी अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इन पत्रों का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हमारे सामाजिक जीवन में पत्रों का महत्व आज भी बहुत है। जबकि लोग एक दूसरे के पास विविध प्रकार के संदेश इंटरनेट, मोबाइल आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा भेजने लगे हैं, लेकिन आज भी व्यापार, लेन देन, आवेदन, निवेदन, सुख दुख, शादी ब्याह, आमंत्रण, सरकारी और गैर सरकारी काम काज आदि कार्यों में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। वैसे तो आजकल मोबाइल से तुरंत फ़ोन कर लेते हैं, नेट उससे भेज देते हैं, व्हाट्सएप से समाज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। आजकल अभी भी कोई आवेदन करते हैं, किसी कोई लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, आवेदन करते हैं, मतलब किसी के लिए प्रार्थना पत्र भेजते हैं। सुख दुख में, शादी ब्याह में आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र आता है ना। और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के कामकाज में भी अभी पत्रों का उपयोग किया जाता है। इतना सब होते हुए भी सुंदर, कलात्मक और व्यवस्थित पत्र लिख पाना सबके वश की बात नहीं है। हर कोई सुंदर पत्र नहीं लिख सकता है। जब तक इसके लेखन की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, अच्छा पत्र नहीं लिखा जा सकता। पत्र लेखन की विशेषता क्या है? प्रभावशाली होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा, पत्र की भाषा विनम्र, बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपनेपन लिए हुए होनी चाहिए, औपचारिक। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक कौन से पत्र होते हैं? वे पत्र, औपचारिक पत्रों के अंदर सरकारी पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यवसाय, जो काम धाम के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में लिखे आते हैं वो पत्र। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? पारिवारिक पत्र, जो अपने परिवार में अपन माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, इन लोगों को भेजते हैं, वो पत्र होते हैं पारिवारिक पत्र। और एक पत्र होते हैं मित्रों को और शुभचिंतकों को लिखे जाने वाले पत्र। मित्र परिवार में नहीं आते हैं, लेकिन परिवार जैसे ही होते हैं। और सामाजिक पत्र समाज के लोगों के लिए लिखे आते हैं। और बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि ये पत्र, शोक पत्र आदि भी होते हैं, ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब पत्र अब हम वो देखते हैं। पहले औपचारिक पत्र देखते हैं। पत्र में सबसे पहले क्या करते हैं? औपचारिक पत्रों में सबसे पहले विषय लिखते हैं। विषय लिख देते हैं ना, विषय छुट्टी लेने हेतु, या घर से बाहर जाने हेतु, ऐसे करके लिखते हैं ना। या जुर्माना माफ़ी हेतु, या बस बदलवाने हेतु, लिखते हैं ना विषय, इसको विषय बोलते हैं। संबोधन, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय, मान्यवर, इनको हम घरेलू पत्रों में ये शब्द नहीं उपयोग करते। इन संबोधन को केवल औपचारिक पत्रों में लिखते हैं। अब तीसरा है पत्र समाप्ति। पत्र समाप्ति के बाद भवदीय, प्रार्थी, ये लिखते हैं। देखो, पत्र समाप्ति पर भवदी, भवदीया, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, प्रार्थिनी आदि शब्दों करने चाहिए अंत, इनका अंत, और दिनांक जरूर डालना चाहिए। जबकि अनौपचारिक पत्रों में केवल संबोधन लिखते हैं। संबोधन अच्छा लिखते हैं, आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, है ना। तो संबोधन आदरणीय, पूजनीय ऐसे लिखते हैं। दादाजी, मौसा जी, मामा जी, जीजा जी, दीदी, भैया, तो आदरणीय लिखते हैं ना। या छोटे को प्रिय, स्नेही, इस तरह से छोटे बच्चों को संबोधन के लिए लिखा जाता है। इसी तरह और उसके बाद अभिवादन लिखते हैं। बड़े हैं तो नमस्कार, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, है ना। और छोटे हैं तो शुभाशीष, शुभाशीर्वाद,
सुखी रहो आदि। और छोटे लोगों के लिए, और बड़े लोगों के लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। इस तरह से लिखते हैं बड़े लोगों के लिए, है ना। और समाप्ति अंत में आपका अग्रज, अब बड़ा भाई है तो अग्रज, छोटा भाई है तो अनुज, है ना, अनुजा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, ये लिखते हैं। ये कैसे अनौपचारिक पत्रों में, इनमें कोई औपचारिकता नहीं रहती। अब हम देखते हैं एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये तो आप लोगों को आता होगा। सबसे पहले शुरू में हम लोग यही पत्र सीखते हैं, प्रार्थना पत्र। तो इसको मालूम है कि ये पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य जी अपने विद्यालय का नाम गीता ज्योति विद्यालय रीवा, प्रतिष्ठा में लिखते हैं या सेवा में लिखते हैं, है ना। तो ये लिख दिया। उसके बाद विषय, विषय क्या है आपका? विषय जो भी छुट्टी लेने के लिए ना, प्रार्थना अवकाश के लिए, तो छुट्टी लेने हेतु या अवकाश लेने हेतु पत्र। और फिर दिनांक भी डालते हैं इसमें। और दिनांक नीचे डाल देंगे, नहीं तो यहाँ साइड में भी डालते हैं, ऊपर ही दिनांक डालते हैं, यही ऊपर। उसके बाद विषय, अच्छा ठीक है, नीचे डालते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, संबोधन कैसे करेंगे? महोदया या महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। मेहमानों के आने से घर पर तरह तरह के काम बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं 14 नवंबर से 16 नवंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। कृपया मुझे 3 दिन के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, धन्यवाद। धन्यवाद जरूर लिखें, कृपा करें, धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सलोनी, अपना नाम लिख दें, कक्षा लिख दें, दिनांक लिख दें, ठीक है। ये औपचारिक पत्र हुआ, है ना, प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए। इसी तरह से प्रधानाचार्य को काहे के लिए एक पत्र है? छात्रवृत्ति पाने के लिए, है, ये भी बताया था हमने। छात्रवृत्ति पाने के लिए कैसे? मैं कक्षा 5वीं का विद्यार्थी हूँ, वो ऐसे कि वैसा ही लिखेंगे जैसा ही लिखा है। प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य गीता ज्योति विद्यालय रीवा। विषय, अब यहाँ पर छुट्टी लेने के लिए था, अब यहाँ पर विषय क्या है? छात्रवृत्ति के लिए पत्र। विषय वही लिख देंगे जिसके लिए आपको जो आया है। तो विषय ये लिखेंगे। उसके बाद निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अब तक मैंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। अध्ययन के साथ साथ मैं विविध प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेता रहा हूँ। महोदय, आजकल हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। एक दुर्घटना के कारण पिताजी की नौकरी जाती रही। माँ किसी प्रकार कपड़ों की सिलाई आदि करके घर के खर्च का सामना कर रही है। आर्थिक तंगी के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें और कापियाँ भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। यदि आप मुझे छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लें तो मेरा अध्ययन कार्य चल पाना संभव हो सकेगा, अन्यथा मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक देनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद, सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक, कक्षा 5वीं बा, दिनांक 12 सितंबर। जिस दिन लिखा है पत्र वो दिनांक डालना। तो ये एक तो हो गया आप किसके लिए? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और एक हो गया छात्रवृत्ति पाने के लिए, मतलब जो अपना खर्च नहीं उठा पा रहा तो उसको स्कूल की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है, इसको छात्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा पत्र है, अब स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र लिखें। वैसे की वैसे लिखेंगे। प्रतिष्ठा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य विभाग रीवा, है ना। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिष्ठा में या सेवा में? सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग रीवा, ठीक है। विषय अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र।
महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कौन से आज़ाद नगर में रहता हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है। वहाँ पर जानवर भी बहुत गंदगी करते हैं और नगर पालिका के नगर पालिका से भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ पर बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर सफाई करवाने की व्यवस्था करें, आज़ाद नगर में सफाई कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। प्रार्थी निवासी, प्रार्थी अपना नाम लिखेंगे, निवासी आज़ाद नगर रीवा, दिनांक जो आज के दिनांक जिस दिन आप लिखेंगे। इस तरह से स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, है ना। ऐसे एक है डाकिए द्वारा डाक वितरण ठीक से न करने पड़े, तो ये किसके लिए लिखेंगे? डाक विभाग, मुख्य डाक अधिकारी प्रतिष्ठा में मुख्य डाक अधिकारी, डाक विभाग रीवा, है ना। और महोदय निवेदन है कि आज़ाद नगर, मेरे मोहल्ले आज़ाद नगर में जिस डाकिए की नियुक्ति की गई है वो समय से हम लोगों की डाक समय पर नहीं पहुंचाता है, जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण पत्र रह जाते हैं और उसमें कई आवश्यक सूचनाएं हम लोग नहीं पाते हैं और जिसके कारण हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कृपया आप या तो नए डाकिए की नियुक्ति करें, अन्यथा इस पर ध्यान दें। धन्यवाद, है ना। आप इस तरह से ये लिखना है डाक के लिए। ये तो हो गए कौन से औपचारिक पत्र, है ना। अब है अनौपचारिक पत्र होते हैं अपने मित्रों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। अब इसमें लिखा गया है छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र, ठीक है ना। तो आदरणीय छात्रावास मॉडर्न स्कूल, जहाँ छात्रावास में जिस जगह रह रहे हैं, जैसे मान लो अपन यही है छात्रावास मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड नई दिल्ली, दिनांक तो यहाँ से लिखा, जैसे मान लो आप यहीं से लिख रहे हो, आज़ाद नगर रीवा से लिख रहे हो, छात्रावास गीता ज्योति स्कूल आज़ाद नगर रीवा, दिनांक 10 दिसंबर, जिस दिन आज कौन सा तारीख उसके, है ना। ये लिख दिया आपने, ये एड्रेस लिखा, ये अपना एड्रेस लिखते हैं। नहीं, जिस छात्रावास में बच्चा रह रहा है वो लिख रहा है अपने पिताजी के लिए, तो ये अपना एड्रेस लिख रहा है छात्रावास में। आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं ना, पिताजी चरण स्पर्श करते हैं ना। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, इस बार लगभग सभी विषयों की मेरी परीक्षाएं अच्छी हुई हैं। गणित में तो मुझे 100% अंक प्राप्त करने की आशा है। इस बार शीतावकाश में हमारे विद्यालय की ओर से विद्यार्थी शिमला जा रहे हैं। इसके लिए 5,000 रुपये की मांग की गई है। मेरा भी जाने का बहुत मन है। यदि आप मुझे भेजना चाहें तो कृपया 5,000 रुपये का चेक व अनुमति पत्र भेज दीजिए। मुझे आशा है कि आप नहीं करेंगे। पूज्य दादी जी और माँ को मेरा प्रणाम और अनुकंपा को बहुत बहुत प्यार। अनुकंपा इसकी छोटी बहन। आपका आज्ञाकारी पुत्र अमरकांत। ठीक है, इस तरह से ये लिखना है। और एक है अच्छे अंक प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र, बड़े भाई ने लिखा है या बड़ी बहन ने लिखा है ना। बड़े भाई ने लिखा है अपनी बहन के लिए अच्छे अंक प्राप्त किए, तो ये है एक। और बड़ी बहन द्वारा छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र, है ना। बच्चे खेलते रहते तो इसमें से आपको ये वाले पत्र जो हैं इनको आपको पढ़ना है, पत्र आएंगे, है ना। तो पत्र को बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है। और इनमें से एक पत्र आएगा, ये इनमें से ही आएगा, या तो ये आएगा पिताजी से रुपए मंगाने के लिए पत्र आ सकता है छात्रावास में रहते हुए, या ये भी यही आएगा, या छात्रवृत्ति पाने के लिए ये भी आ सकता है, या तो ये आएगा या पिताजी से रुपए मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र आएगा। इन दो में से देख लो, पत्र आएगा।
ये ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, जल्दी जल्दी कोर्स कराएंगे क्योंकि आपको रिवीजन भी कराना है ना, इसलिए। अब ये क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद अपने विचारों को किसी अनुबंध में सुंदर, सटीक व प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मतलब छोटे से छोटे, इतने उसका निश्चित वो रहता है कि 10 लाइन में या आधे पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में लिखते हैं, है ना, ये अनुच्छेद कहलाता है। और ये निबंध का ही छोटा रूप है एक तरह से, है ना। निबंध पूरा विस्तृत रूप से लिखा जाता है और ये अनुच्छेद छोटे रूप में लिख करके पूरी बात बता देता है। जैसे मेरी माँ पर लिखते हैं, माँ शब्द बोलते ही जैसे तन मन पुलकित हो जाता है। माँ के साथ सभी का गहरा रिश्ता होता सभी लोग जानते हैं ना। मेरी माँ मुझे संसार की सबसे प्रिय महिला लगती है। वे साथ हो या ना हो, लेकिन उनका एहसास सदा मेरे साथ रहता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी, सुशील, गृह कार्य में दक्ष व हंसमुख महिला है। वे अध्यापन कार्य करती हैं। वे सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम निपटाकर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हुई विद्यालय जाती हैं। दोपहर को वे हमारे साथ ही घर लौटती हैं। हमें खाना खिलाकर थोड़ी देर आराम करती हैं। शाम को हमें गृह कार्य करवाती हैं। वे मंदिर और वृद्धाश्रम जाना कभी नहीं भूलती। पिताजी के सभी कार्यों में भी हाथ बटाती हैं। वे सदा हमें प्रसन्न देखना चाहती हैं, तभी तो हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों। माँ के विषय में लिखा गया है ना। इसी तरह से मधुर वाणी है, इस पर भी है। प्रातःकालीन सैर, सुबह की सैर जो घूमना जो होता है, उसमें इनमें से ही आपको कोई एक आ जाएगा, है ना। इन तीनों में से ही 1, 2, 3 प्रातःकालीन सैर, इन्हीं में से आपको एक अनुच्छेद लेखन आएगा। तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रातःकालीन मधुरवाणी है, जो मधुरवाणी पर भी मतलब मीठा बोलना, है ना, वो कितना ज़रूरी है। हमारी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी अपनों से दूर कर सकते हैं। यदि हम प्रेम पूर्वक किसी से बात करते हैं तो अवश्य ही लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और यदि हम कर्कश व कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं। कोई भी हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करता। मधुर वचन केवल सुनने वाले को ही नहीं बल्कि बोलने वाले को भी आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। किसी के दुख में यदि हम सहानुभूति के 2 शब्द भी बोल दें तो वे बहुत सहारा देते हैं। मृदुभाषी सदा सम्मान पाते हैं, पराई भी उनके बन जाते हैं। सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले कभी क्रोध नहीं करते बल्कि प्रेम व सौहार्द से समाज में मेल जोल बढ़ाते हैं, है ना। मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करके या गाली गलौज करके बात नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जब मधुर प्रेम से बोलते हैं हम, तो हमें हमेशा सब लोग याद करते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम सबसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे हैं, तो फिर सब लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमें कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये मधुर वाणी हुई। इसी तरह प्रातःकालीन सैर, इसको भी आप लोग जानते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होता है। प्रातःकाल का समय मधुर नहीं, बहुत ही सुहावना होता है। इस समय सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी व सुखद होता है। सैर करने से हमारा तन मन दोनों लाभान्वित होते हैं। शरीर से आलस्य दूर भागता है। चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। जब शरीर स्वस्थ हो तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। प्रातःकालीन सैर से अनेक रोगों का निवारण होता है। शरीर को शुद्ध प्रदूषण रहित हवा प्राप्त होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। प्रकृति की सुंदर छटा भी सुबह के समय ही आनंद देती है। यदि हम नियमित रूप से सैर करें तभी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकालीन सैर हमारा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करने के साथ साथ हमें प्रसन्न चित्त भी रखती है ना। तो प्रातःकालीन सैर के ये फायदे होते हैं। तो ये तीनों आप पढ़ लेंगे, मेरी प्यारी माँ, मधुर वाणी और प्रातःकालीन सैर। ठीक है ना। तो ये आपको इनको ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद लेखन में ये तीनों में से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, अनुच्छेद लेखन का ये हो गया। ये तीनों अनुच्छेद लेखन में से कोई एक आ जाएगा। और पत्र में से या तो छात्रवृत्ति पाने हेतु या छात्रावास में
नहीं, छात्रवृत्ति पाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र आ सकता है या छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगाने के लिए पत्र। ठीक है ना, तो ये आपका आएगा। ओके, ये आप फाइनल एग्जाम के लिए ये इन दोनों में से आ जाएंगे। अब ओके, आप तैयारी करना अच्छे से और बाकी इनको याद भी करना और लिख करके भी देखना। ठीक है, ओके, गुड डे।